हेलो फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के अपने लास्ट टॉपिक में हमने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, पुरातात्विक विरासत, ठीक है, मेले व त्योहारों के बारे में पढ़ा। हम अपने आज की वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण की, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, ठीक है, क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, मतलब पर्यावरण का कोई भी घटक हो, उसमें कोई भी अगर अवांछनीय परिवर्तन होता है, मतलब जो परिवर्तन होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा परिवर्तन हो जाता है और जिससे कोई भी जीव जगत हो, उसपे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, गलत प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगीकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगर पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो मानव की जो विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, जैसे-जैसे वो एडवांस होता जा रहा है, मशीनों का निर्माण कर रहा है, उद्योग लगा रहा है, ठीक है, तो यही तो कारण है। और नगरीकरण की पेड़ों को काट-काट कर हम नगर बसाए दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे कारण हैं पर्यावरण प्रदूषण के। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्वनि, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण आदि में बाँटा जाता है। ठीक है, जो पर्यावरणीय घटक हैं, उसके आधार पर हम पर्यावरण प्रदूषण को कितने भागों में बाँटते हैं? तो ध्वनि, जल, वायु तथा मृदा प्रदूषण, ठीक है? तो इतने भागों में बाँटा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वायु प्रदूषण की, कि वायु प्रदूषण क्या होता है? ठीक है, इसके कारण क्या हैं? ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें समस्त गैसों का निश्चित अनुपात होता है। जब मानव जनित स्रोतों के उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिलने से वायु की गुणवत्ता में ह्रास होता है तथा यह जीव जंतुओं और पादपों के लिए हानिकारक हो जाती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। CO2, CO, SO2, NO2, सीसा, क्लोरीन आदि वायु प्रदूषण के कारक हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है और जो वायु होती है वो साँस लेने लायक नहीं रहती या जीव-जंतु जो हैं या मानव है, उन्हें नुकसान पहुँचाती, उनके लिए हानिकारक बन जाती, तो हम कह सकते हैं कि वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो यही कहा गया कि वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपको पता है वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और सभी का अपना-अपना अनुपात है। ठीक है? जिसमें नाइट्रोजन 78% है, 21 ऑक्सीजन है, ठीक है? तो ऐसे करके अलग-अलग अनुपात में पाई जाती हैं। लेकिन जब मानव जनित स्रोतों के उत्पन्न बाहरी तत्वों के, जैसे कि जो मानव है उसने उद्योग लगाए हैं, ठीक है? या कीटनाशक डाले हैं, उनकी वजह से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वायु में मिल जाती हैं, ठीक है? बहुत सारे तत्व वायु में मिल जाते हैं और वायु की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। यह जीव-जंतुओं और पादपों के लिए हानिकारक हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, ठीक है, NO2, सीसा, क्लोरीन आदि जो है वो वायु प्रदूषण के कारक हैं, ठीक है। अब वायु प्रदूषण के कारण देख लेते हैं कि क्या-क्या कारण है, क्यों वायु प्रदूषण होता है। तो पहला है कि जीवाश्म या खरपतवार जलाने के कारण, ठीक है, वायु प्रदूषण होता है। आपने देखा कि दिल्ली में जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, जिसके लिए कहा जाता है कि पंजाब, हरियाणा में बहुत सारी पयाली जलाई जाती है, वो खरपतवार जलाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो धुआँ है वो कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली में पहुँच जाता है, वहाँ पे धूम कोहरा हो जाता है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखता आमने-सामने का। तो वो भी एक रीज़न है वायु प्रदूषण का। दूसरा एसी, फ्रिज चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, जो वायु को प्रदूषित करती है, ठीक है? आप एसी बहुत चलाते हैं, आपने देखा गर्मियों में आप बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को देखेंगे, बहुत सारी आपको एसियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है? फ्रिज वगैरह जो हम चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर जो चलाते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी का उत्सर्जन होता है और ये बहुत हानिकारक है, जो क्या करती है वायु के प्रदूषण को बढ़ाती है, ठीक है? वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। ठीक है, तो 2 कारण हो गए और देख लेते हैं। तीसरा है कि कारखानों से निकलने वाला धुआँ। आपको पता है कि जैसे-जैसे नगरीकरण हो रहा है, औद्योगीकरण हो रहा है, तो बहुत सारे हम लोग उद्योग लगा रहे हैं, हर चीज़ का उद्योग लगा देते हैं, ठीक है? कारखाने बहुत सारे चल रहे हैं, तो उनसे बहुत सारा धुआँ निकलता है, ठीक है? जब धुआँ निकलेगा तो वो भी वायु को प्रदूषित करेगा। फिर है कि घरेलू कूड़े-करकट से हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा-करकट को जला देते हैं, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है वायु प्रदूषण का। फिर है कि कृषि कार्यों में कीटनाशकों से, ठीक है? कीटनाशक हम बहुत डालते हैं खेती में, आज के टाइम में अच्छी खेती करने के चक्कर में, अधिक उपजाने के चक्कर में हम क्या करें, बहुत सारे कीटनाशक डालते हैं। तो वो क्या है कि वो भी उड़ता है हवा में, ठीक है? वो भी हवा में घुल-मिल जाता है। तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण रोकने के उपाय देख लेते हैं कि कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। पहला है कि धुआँ रहित ईंधन जैसे कि कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा आदि का उपयोग करना। ठीक है? तो हो सकता है कि जैसे हम डीज़ल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ठीक है? बहुत सारा धुआँ निकलता है, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो उसकी जगह पे हम कुकिंग गैस जैसे सीएनजी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी का यूज़ कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इससे जो प्रदूषण है वो काफ़ी कम होगा। दूसरा है कि कारखानों से निकलने वाले धुएँ के लिए फ़िल्टर लगाना। ठीक है? कारखानों से बहुत सारा धुआँ निकलता है, बहुत सारा काला धुआँ आप निकलते हुए देखते होंगे। तो उसके ऊपर हम फ़िल्टर लगा सकते हैं ताकि वो जो हानिकारक तत्व हैं उसके, वो हवा में ना मिलें। फिर तीसरा है कि सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना। ठीक है? बहुत सारे वाहन ऐसे चल रहे हैं,
जिससे कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलती है, बहुत हानिकारक होती है, ठीक है? बहुत सारे रोग होते हैं, उससे मस्तिष्क से संबंधित रोग हो जाते हैं, ठीक है? साँस से संबंधित रोग हो जाते हैं, बहुत सारे रोग उसमें होते हैं, ठीक है? तो हमें क्या करना है, शीशा रहित पेट्रोल का यूज़ करना है। फिर है कि वनों के काटने पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन हम वन काटते जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है, ठीक है? तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बारिश कम होती जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वायु प्रदूषण ये रोकने के उपाय हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं। अब दूसरा हम देख लेते हैं, इसी में आता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप टेट में भी पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, जिसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। तो देखिए सूर्य का बहुत सारा प्रकाश पृथ्वी पर आता है। ठीक है? जो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है आधा, लेकिन कुछ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से रोक लिया जाता है, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है, रोक लेती है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो तापमान है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ये चीज़ याद रखना कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक है? सूर्य का जो भी प्रकाश बाहर पृथ्वी पर आ रहा है, ठीक है? तो उसमें कुछ तो वापस चला जाता है, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ऑब्ज़र्व कर लेती है और पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब दूसरा जो है वो हमें पढ़ना है जल प्रदूषण, ठीक है? इसके बारे में जान लेते हैं। जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार से परिवर्तित कर देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है? तो कोई भी अवांछनीय पदार्थ जो जल में मिल जाते हैं, ठीक है? और बॉडी को हानि पहुँचाते हैं, ठीक है? चाहे वो इंसान की बॉडी हो, चाहे वो जानवरों की बॉडी हो, ठीक है? उसे हानि पहुँचाते हैं, मानव स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं, ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं? उसे जल प्रदूषण कहते हैं। तो वही है कि जल में निहित बाहरी पदार्थ जब जल के स्वाभाविक गुणों को मतलब जो भी जल का स्वाभाविक गुण है, ठीक है? उसे इस प्रकार से बदल देते हैं कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए तो उसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है? सिंपल सी डेफ़िनेशन आप लिख सकते हैं। कोई भी प्रदूषण आए, ठीक है? किसी भी तरीके का आप सीधा-सीधा लिख सकते हैं कि अवांछनीय पदार्थों का मिलना, ठीक है? चाहे वो जल में मिले तो जल प्रदूषण हो जाएगा, वायु में मिलेगा तो वायु प्रदूषण हो जाएगा, मृदा में मिलेगा तो मृदा प्रदूषण हो जाएगा और ध्वनि के लिए तो आप लिख ही सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। इसके कारण देख लेते हैं कि जल प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो पहला है कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशयों में डालने पर रोक लगा देनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारा अपशिष्ट जो घर में होता है, हम क्या करते हैं कि आस-पास देखते हैं कोई नदी, तालाब वगैरह है तो उसी में डाल देते हैं जाके, ठीक है? जैसे पॉलीथीन वगैरह हैं तो तालाबों में डाल दी और वो फिर बारिश-वारिश होती है तो वो नदियों में चला जाता है। तो इससे भी बहुत सारा प्रदूषण फैलता है, जल प्रदूषण फैलता है। दूसरा कि औद्योगिक संस्थानों, कारखानों से निकलने वाले कचरे को सीधे नदियों में डाल दिया जाता है, ठीक है? होता क्या है कि बहुत सारे उद्योग नदियों के आस-पास लगे हैं, ठीक है? होता क्या है कि जब उद्योगों से गंदा पानी निकलता है, कचरा निकलता है, तो वो सीधा नदियों में बहा दिया जाता है। तो इसमें नदियों में जो मछलियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है? वो मर जाती हैं, आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, तो बहुत नुकसान होता है, तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। तीसरा कि उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, उर्वरक हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल, ठीक है? क्योंकि हम लोगों को क्या ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, ठीक है? महँगाई बढ़ रही है, कमाना भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या करते हैं कि ज़्यादा उपजाने के चक्कर में बहुत सारा उर्वरक डाल देते हैं, बहुत सारे रसायन डाल देते हैं उसमें। फिर होता क्या है कि बारिश होती है तो वही पानी बहकर कहाँ पहुँच जाता है? नदियों में पहुँच जाता है, तालाबों में पहुँच जाता है, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। फिर है कि समुद्र के किनारे स्थित तेल के कुएँ में लीकेज हो जाने से, बहुत सारे समुद्र के किनारे तेल के कुएँ पाए जाते हैं, ठीक है? जैसे बॉम्बे हाई में तेल निकाला जाता है, तो होता क्या है कि उसमें भी कभी-कभी लीकेज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा जो तेल है वो समुद्र में मिल जाता है। तो वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं उन्हें नुकसान पहुँचता है, वहाँ आस-पास जो लोग रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचता है। फिर है कि मृत जले शवों को जल में बहाना, अस्थि विसर्जन, इससे भी बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण होता है, ठीक है? कि हम लोग क्या करते हैं कि अस्थियाँ जो हैं, उन्हें बहाने के लिए जाते हैं नदियों में, ठीक है? तो वो प्रदूषण तो हो ही रहा है। ठीक है ना? तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वज़ह से जल प्रदूषण होता है। अब हम जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाने, कपड़े धोने आदि पर प्रतिबंध कर दिया जाए। ठीक है? मतलब बहुत सारे लोग जो कपड़े वग़ैरह धोते हैं, आपने देखा होगा यमुना नदी में झाग ही झाग देखने को मिलता है। लगता नहीं है यमुना नदी है, ऐसा लगता है कि सारा साबुन उसी में डाल दिया गया है। ठीक है? तो जल स्रोतों के पास गंदगी फैलाने, साबुन लगाने, कपड़े धोने पे प्रतिबंध कर दिया जाए। दूसरा है कि पशुओं के नदियों, तालाबों आदि में नहाने पर प्रतिबंध कर दिया जाए। ठीक है कि बहुत सारे लोग पशुओं को ले जाते हैं, उसी में नहला देते हैं, ठीक है? तो उस पर रोक लगा दी जाए। तीसरा है कि उर्वरकों, कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग, ठीक है? जो उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं, उनकी एक लिमिट सेट कर दी जाए कि इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है, यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हो सकती है। फिर है कि नदियों में शवों, राख, अधजली लकड़ी बहाने पर रोक लगा दी जाए, ठीक है? कि नदियों में हम शव वगैरह को बहा देते हैं, ठीक है? जो अधजली लकड़ी होती है, उसे हम बहा देते हैं, तो उस पर रोक लगा देनी चाहिए। फिर है कि ऐसी मछलियों को जलाशयों में छोड़ना जो मच्छरों के अंडों,
लार्वा जलीय खरपतवार का क्षरण करती है। ठीक है? तो मतलब ऐसी मछलियों को हम डाल सकते हैं जलाशयों में, जो क्या कर सकते हैं, जो मच्छरों के जो अंडे बनते हैं, ठीक है? उन्हें नष्ट कर दे, लार्वा को नष्ट कर दे। ये जो जलीय खरपतवार होती है, उसका क्षरण कर दे, ठीक है? तो ऐसा हम कर सकते हैं, इससे हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये सारे उपाय हैं जल प्रदूषण को रोकने के। अब हमारा नेक्स्ट जो प्रदूषण का टाइप है वो है ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज़ पॉल्यूशन। अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि या शोर की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है? तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? जब अवांछनीय या उच्च तीव्रता वाली ये जब हम ध्वनि सुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ किसी चीज़ की हम सुन रहे हैं तो उसे हम शोर कह देते हैं। इस शोर को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है? ये किसी से भी आ सकता है, बहुत तेज़ जो मशीनों की आवाज़ होती है उससे भी हो सकता है। ठीक है? ट्रक या बड़े-बड़े जो वाहन होते हैं, उनसे जो आवाज़ निकलती है, उसे भी हम ध्वनि प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है? तो ये है। और ध्वनि की सामान्य मापन इकाई डेसिबल है। ठीक है? जो ध्वनि की तीव्रता है, वो हम किसमें नापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है? कि कितने डेसिबल तक हम सुन सकते हैं, कितने डेसिबल तक जानवर सुन सकते हैं। ठीक है? कितने डेसिबल तक जो ध्वनि है, वो हमारे के लिए ठीक है। ठीक है? कितना हम नहीं सुन सकते, ये सारी चीज़ें ऐसे डिपेंड करता है। ठीक है? तो ध्वनि प्रदूषण क्या है कि अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। और वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि या शोर की मौजूदगी को ही क्या कहा जाता है? ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। और ध्वनि की सामान्य मापन इकाई क्या है? डेसिबल है। ये चीज़ याद रखना। प्रभाव क्या होता है? बहुत ज़्यादा हम शोर सुनते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो कि हृदय रोग, शारीरिक स्थिरता, रक्तचाप आदि रोग, ठीक है? बहुत सारे रोग हो जाते हैं। बीपी हाई हो सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है, ठीक है? हृदय रोग हो सकता है, कान की जो सुनने की क्षमता होती है, वो कम हो सकती है। आज के टाइम में आप देख ही रहे कि पहले जब बहुत बूढ़े लोग होते थे, बहुत एज्ड लोग होते थे, वो चीज़ों को नहीं सुन पाते हैं क्लियर, ठीक है? लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है कि छोटे-छोटे बच्चे हैं, वही नहीं सुन पा रहे हैं सही से, ठीक है? क्योंकि दिन भर ईयरफ़ोन लगे होते हैं, गेम खेल रहे होते हैं, चिल्ला-चिल्ला के गेम खेलते हैं, ठीक है? तो यही होता है, ठीक है? जब हम ज़्यादा ईयरफ़ोन लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो हमें सुनने की जो क्षमता है, वो कम होती जाती है, ठीक है? और एक टाइम आएगा कि 40-50 के अंदर ही हमें सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? इसलिए अगर आप ईयरफ़ोन बहुत लगाते हैं, तो उसे कम कर दीजिए। सेकंड है कि उच्च ध्वनि से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात हो सकता है, ठीक है? अगर बहुत ज़्यादा उच्च ध्वनि है, तो जो गर्भवती महिलाएँ होती हैं, उनका गर्भपात हो सकता है। तीसरा है कि कम या बिल्कुल ना सुनाई देना, ये सारे प्रभाव होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण के बीच में रहते हैं, ठीक है? कारण क्या होते हैं कि क्यों ध्वनि प्रदूषण होता है? तो पहला कि जो मोटर वाहन है, उनसे जो बहुत शोर होता है, ठीक है? उनसे जो उत्पन्न शोर होता है, आप देख ही रहे कि आजकल जो मोटर बाइक आ रही हैं, उसमें साइलेंसर वगैरह इतनी तेज़ आवाज़ करते हैं, ठीक है? तो उससे जो शोर आता है। दूसरा कि ला कारखानों में मशीनों से जो शोर आता है, उससे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा है कि लाउड स्पीकर जो लगे होते हैं, म्यूज़िक सिस्टम जो लगे होते हैं, ठीक है? जैसे आप जिम वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर चलता है, दिन भर चलता रहता है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे रीज़न हैं जिसकी वज़ह से ध्वनि प्रदूषण होता है और भी आप लिख सकते हैं। अब इन्हें रोकने के उपाय क्या हैं? कैसे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है? तो पहला कि अधिक शोर उत्पन्न करने वाले वाहनों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है? जैसे स्टाइल मारने वाले जो लोग हैं, जो मोटर बाइक लेके घूमते रहते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन करते हैं, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाए, ठीक है? और उन्हें आप सज़ा भी दे सकते हैं, फाइन वगैरह लगाइए अच्छा खासा। दूसरा कि उद्योगों को शहरों से बाहर स्थापित करना, जो भी उद्योग वगैरह लगे हैं, उन्हें शहरों से दूर स्थापित करो। ऐसा ना हो कि शहर में ही आप स्थापित कर दो, बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है, रात में लोग सो ना पाएँ, ठीक है? तो उन्हें शहरों से दूर स्थापित करना चाहिए। तीसरा कि शोर वाली जो मशीनें हैं, उनकी संरचना में सुधार किया जाए, ठीक है? उनके जो भी फंक्शन उन्हें ठीक किया जाए, उनमें सुधार किया जाए कि इनमें इतना शोर ना हो, ठीक है? 4th पॉइंट है कि बैंड बाजों, लाउड स्पीकरों एवं नारेबाजी पर उचित प्रतिबंध लगाया जाए। एक तो टाइम सेट कर दिया जाए, कितने बजे के बाद आप नहीं कर सकते। दूसरा है कि उन पर उचित प्रतिबंध लगा दिया जाए, ठीक है? कि हर जगह नहीं कि बैंड बाजी लेकर शुरू हो गए या लाउड स्पीकर कहीं भी लगा दिए, ठीक है? सबको परेशानी हो रही, तो इन चीज़ों पर रोक लगानी है। तो ऐसे आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब हमारा लास्ट टाइप है प्रदूषण का वो है मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़े तथा जिससे मृदा की गुणवत्ता व उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है? सेम चीज़ है कि मृदा में कैसा भी अवांछनीय परिवर्तन होता है जो हम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, हम उसे मृदा प्रदूषण कह सकते हैं। ठीक है? तो वही है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन हो जाए जिसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो मानव पोषण पे पड़ रहा है, फसल उत्पादन, उसकी उत्पादकता पर पड़ रहा है, ठीक है? जिससे मृदा की जो गुणवत्ता है, उपयोगिता है, वो नष्ट हो रही है, तो उसे हम मृदा प्रदूषण कहेंगे, ठीक है? तो ये मृदा प्रदूषण की डेफिनेशन हो गई। मृदा प्रदूषण
किन-किन पदार्थों से होता है तो कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक पदार्थ जो हम उसमें डालते हैं, तो इनकी वजह से ये मृदा प्रदूषक हैं, जिनकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है? इसके और रीज़न क्या हैं और कारण क्या है मृदा प्रदूषण के? तो पहला तो औद्योगिक कचरा जो होता है, जो उद्योगों से निकलता है, जो बड़े-बड़े कारखानों से निकलता है, वो एक रीज़न है जिससे मृदा प्रदूषण होता है। दूसरा कि घरेलू जो कूड़ा-करकट होता है, कहीं तो फेंका ही जाएगा वो, ठीक है? तो उससे मृदा प्रदूषण होता है। तीसरा है कि असतत कृषि गतिविधियाँ कि दिन भर गतिविधियाँ चलती रहती हैं कृषि की, एक फसल हो पाती है, फिर हम दूसरी फसल करने लग जाते हैं। दूसरी हट पाई, तीसरी पे लग गए, उसे टाइम नहीं देते कि वो फिर से उपजाऊ हो पाए, ठीक है? लगातार करते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी मृदा प्रदूषण होता है क्योंकि हम उसमें रसायन तो डालते ही रहेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है खुली जगह कूड़ा फेंकना कि खुली जगहों पर हम क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं सीधा, ठीक है? हमने देखा इधर देखा, उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, फेंक दिया, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है मृदा प्रदूषण का। फिर पाँचवां है कि पॉलीथीन का अधिक उपयोग कि पॉलीथीन आपको पता है इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती, ठीक है? मिट्टी में ही रह जाती है, जानवर खा लेते हैं, वो भी बीमार पड़ते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो पॉलीथीन का अधिक उपयोग करते हैं, ये भी एक रीज़न है मृदा प्रदूषण का, ठीक है? तो ये सारे कारण हैं मृदा प्रदूषण के। अब मृदा प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो वो देख लेते हैं। पहला कि आम जनता को मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी देना, उन्हें बताना कि अगर मृदा प्रदूषण है, तो उससे आपको क्या-क्या नुकसान है, ठीक है? उन्हें इस चीज़ के बारे में बताना। दूसरा कि रासायनिक उर्वरकों को कम करना, जो रासायनिक उर्वरक जो है उनका यूज़ कर रहे हैं, उससे उनकी फसल बाद में इतनी अच्छी नहीं होगी, 1-2 साल में उसकी जो उत्पादकता है, वो कम हो जाएगी, उन्हें बताना इस चीज़ के बारे में, ठीक है? तीसरा कि नगर पालिका तथा नगर निकायों द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण, ठीक है? जो नगर पालिका है, आपके यहाँ की जो नगर निकाय हैं, उनसे कहें कि जो अपशिष्ट है उसका सही से निस्तारण किया जा सके, ठीक है? जो कूड़ा-करकट जा रहा है वो स्टोर करके लेके जा रहे हैं, उसे सही जगह पे डिपॉज़िट करें, ठीक है? तो एक रीज़न ये है, इससे आप मृदा प्रदूषण को कम कर सकते हैं। 4th पॉइंट है कि कूड़े-करकट का संग्रहण, निष्कासन, निस्तारण की व्यवस्था करना, ठीक है? ऐसा ना कि आपने कूड़ा-करकट डाला तो बहुत दूर था, लेकिन बरसात आई, पानी भर गया हर जगह, वो कूड़ा-करकट फिर से आपके घर में आ गया। तो उसका सही से संग्रहण करना, उसका निष्कासन करना और निस्तारण करने की व्यवस्था करना। ऐसे करके हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ जितने भी प्रदूषण थे, उनके टाइप हमने पढ़ लिए, प्रदूषण के बारे में जान लिया, प्रदूषण क्या होता है, ठीक है? जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं, उन्हें पर्यावरण में उसे मृदा पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें 4 प्रकार आए उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, यानी कि यूएनओ की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।